हाय। हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, हमने कुछ चीजें पढ़ चुके हैं उसमें। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि ध्रुव क्या होता है, एक्सिस क्या होता है यानी कि अक्ष क्या होता है। ठीक है, आज हम अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं। हम लोग के अध्याय का जो नाम है वो है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक, इसमें हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे हम यह पढ़ चुके हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं। उसके बाद हम जान चुके हैं कि अक्ष किसे कहते हैं यानी कि एक्सिस किसे कहते हैं। ठीक, टुडे वी हैव टू रीड अबाउट लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। आज हमें अक्षांश के बारे में पढ़ना है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। ठीक है, उसके बाद कल हम देशांतर के बारे में जानेंगे यानी कि लॉन्गिट्यूड। ठीक, हमें आज अक्षांश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी पे दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक कहने का अर्थ यह है कि ऐसी रेखाएं जो वास्तव में नहीं है। पृथ्वी पे कोई रेखा नहीं है लेकिन हम ऐसा कल्पना करते हैं कि ऐसी रेखा है। ठीक है, तो पृथ्वी पे दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर, जिसे वर्टिकल कहते हैं। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड और हिंदी में देशांतर कहते हैं। ठीक है, वे रेखाएं जो लंबवत खींची गई हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है ना, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। और वे रेखाएं जो पट खींची गई हैं, क्षैतिज खींची गई हैं, हॉरिजॉन्टल खींची गई हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं यानी कि इन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। इंग्लिश में इसे लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो जो ऐसे रेखाएं खींची गई हैं इन्हें हम देशांतर कहते हैं। देशांतर, ठीक, इन्हें हम देशांतर कहते हैं। इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, लंबवत जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक, और जो रेखाएं क्षैतिज खींची गई हैं, ठीक है, पट खींची गई हैं, हॉरिजॉन्टल खींची गई हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश, इन्हें लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कहते हैं। यानी कि वे रेखाएं जो लंबवत हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड और जो लेटी हुई हैं उन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम देशांतर को छोड़ दीजिए, देशांतर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए वे अक्षांश रेखा जो सबसे बीच में खींची गई है, यानी कि बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं, उनमें से सबसे बीच वाली अक्षांश रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये वाली जो रेखा है वो सबसे बीच में खींची गई है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश। ठीक, इसी को हम विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसी को हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसी को हम इक्वेटर आदि नामों से जानते हैं। ठीक है ना,
अब एक बात और समझिए, पृथ्वी पर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, खींची नहीं गई है ऐसा हम मानते हैं कि है, ठीक है। अगर हम यह मान के चलें कि पृथ्वी पे जितनी अक्षांश रेखाएं हैं वो सब एक एक डिग्री के अंतराल पे हैं, मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 1 डिग्री है, यदि हम ऐसा मान के चलें, ठीक है। मान लीजिए कि ये पहला हो गया 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। अगर हम मान के चलें कि सभी अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पे हैं, तो हमारी पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी? 180, ठीक है, सॉरी 181 होंगी। इक्वेटर को भी जोड़ेंगे हम ना, हम बताते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया 1 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ऐसे, ठीक है, टोटल हो जाएंगी 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और ऐसे ही नीचे हो जाएंगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, टोटल कितना? 90 डिग्री, ठीक। यानी कि 90 नीचे, 90 ऊपर, और एक कितना? एक इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 181। तो पृथ्वी पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हो जाएगी 181, ठीक है। यदि हम एक एक डिग्री के अंतराल पे खींचे तब, अगर एक एक डिग्री के अंतराल पे नहीं खींचेंगे, अगर दो दो डिग्री के अंतराल पे खींचेंगे या 1 डिग्री से कम पे खींचेंगे तो ये संख्या बदल सकती है, ठीक है ना। यदि एक एक डिग्री के अंतराल पे खींचेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझिए आप, ये जो विषुवत रेखा है, यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। पृथ्वी पे सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वह विषुवत रेखा होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम जब विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि उत्तर की तरफ जाते हैं, तो अक्षांश रेखाओं के मान में कमी आती है, लंबाई में कमी आती है, ठीक है। विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। जैसे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं हम, फिर बता रहे हैं आपको। ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। अगर 0 डिग्री अक्षांश से हम ध्रुव की तरफ जाते हैं, ये देखिए जो 90 डिग्री अक्षांश है इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, ध्रुव, और इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ध्रुव, ठीक है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। यदि हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी लंबाई में कमी आएगी, जैसे ये ये, ठीक है। और जैसे जैसे जब आप 90 डिग्री पे पहुंचेंगे तो ये कोई रेखा होती ही नहीं है, यहाँ पे जो अक्षांश रेखा की लंबाई होती है वो 0 हो जाती है। यानी कि 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसकी जो लंबाई है वो 0 है। क्यों? क्योंकि वो कोई रेखा नहीं होती है, वो कोई लाइन नहीं होती है, वो क्या होता है? वो एक केवल पॉइंट होता है, ठीक है। वैसे ही जो दक्षिण 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है, उसकी भी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि यह कोई लाइन या रेखा नहीं है, यह केवल एक पॉइंट है, बिंदु है, ठीक है ना। अब देखिए, ये विषुवत रेखा से छोटा ये है, ठीक है, इससे ये वाला छोटा है, इससे ये वाला छोटा है, और इससे ये वाला छोटा है। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होगी? कम होगी। और वैसे ही सेम जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, विषुवत रेखा से नीचे आएंगे, यानी कि दक्षिण की तरफ आएंगे, 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की तरफ आएंगे, तो भी जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई होगी वो छोटी होगी, कम होगी, ठीक है। अब एक चीज और समझिए आप, यदि दो अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वह हर जगह 111 किलोमीटर होगा। यानी कि दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी
की दूरी 111 किलोमीटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री है। ठीक है, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा वो 111 किलोमीटर होगा। आप कहीं भी जाइए, ठीक है, जैसे 70 और 71 के बीच में ले लीजिए, 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उनके बीच में ले लीजिए, चाहे 80 81 के बीच में ले लीजिए, चाहे 50 51 के बीच में ले लीजिए, चाहे 45 46 के बीच में ले लीजिए, सभी जगह जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होगी वह 111 किलोमीटर होगी। ठीक है, इसीलिए जो दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब पैरेलल। जैसे जब दो रेखाएं के बीच की दूरी हर जगह समान हो, अगर यहाँ पे आप अगर इसको मेजर करेंगे, नापेंगे, तो मान लीजिए कि ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, अगर यहाँ पे नापे तो भी यहाँ पे 5 किलोमीटर है, अगर यहाँ पे नापे तो भी ये 5 किलोमीटर है। जहां आप नापते हैं इनके बीच की दूरी जो सेम आती है, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल कह जाएंगी। पैरेलल मतलब समानांतर कह जाएंगे। ठीक है, जैसे ट्रेन की पटरियां एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती हैं। ठीक, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, और हमने बताया कि जो सबसे बीच में अक्षांश रेखा है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांश कहते हैं। ठीक, अब देखिए, जो 0 डिग्री अक्षांश है उसके ऊपर का देखिए, जो अक्षांश होता है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है ना, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से वो गुजरता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है कि पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और जो नीचे का आधा भाग होता है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, जो उत्तरी गोलार्ध है यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उनके साथ हम उत्तर जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि यह एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक, 23.5 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, ये 0 डिग्री के ऊपर है, उत्तर में है। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, तो इसके साथ हम उत्तर जोड़ेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको बोलेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसी को हम कर्क रेखा, इसी को हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, ये 23.5 डिग्री 0 डिग्री के ऊपर है, सेम नीचे भी होगा। ठीक है, देखिए,
अगर मान लीजिए कि 1 डिग्री ऊपर है तो 1 डिग्री नीचे भी होगा, 2 डिग्री ऊपर है तो 2 डिग्री नीचे भी होगा, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर यदि 1 डिग्री अक्षांश है तो 1 डिग्री नीचे भी अक्षांश होगा, 2 डिग्री ऊपर है तो 2 डिग्री नीचे भी होगा, ठीक है ना। ये देखिए, इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि जब दक्षिणी अक्षांश में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जितने भी लैटिट्यूड होते हैं, उनके साथ दक्षिण जोड़ना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि नीचे अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री, तो इसके साथ हम दक्षिणी अक्षांश अक्षांश इसे हम बोलेंगे, ठीक है ना। और इसे हम मकर रेखा भी कहते हैं, मकर रेखा भी कहते हैं, ठीक। अब इसके ऊपर वाले के साथ उत्तर और नीचे वाले के साथ दक्षिण जोड़ना ऐसा क्यों जरूरी हो जाता है? देखिए, मान लीजिए कि मैं कोतवाल साहब के पास गया और कोतवाल साहब को कहा कि श्रीमान मैंने चोरी की है, ठीक है। अब कोतवाल साहब निकाले बेल्ट और मुझे बिना सोचे समझे सूत दिए, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ठीक है चलो चोरी कर ही ली है तो निकालो मेरा हिस्सा। मैंने कहा कि श्रीमान मैंने किसी का दिल चुराया है, ठीक। अब कोतवाल साहब फिर बेल्ट निकाले, फिर सूद दिए मुझे। पहले बताना चाहिए, खामखा मेरे मन में लालच आ गया था। तो जिस प्रकार चोरी एक कॉमन वर्ड है, अगर चोरी को हमको स्पेसिफाई करना हो तो उसके साथ हमें यह बताना जरूरी हो जाता है कि हमने किस चीज की चोरी की है। उसी प्रकार अक्षांश क्या होता है, एक कॉमन वर्ड होता है, ठीक है। उसके साथ हमें यह बताना जरूरी हो जाता है कि वो कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है कि दक्षिणी अक्षांश है, क्योंकि अक्षांश तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया कि अक्षांश के साथ हम उत्तर और अक्षांश के साथ दक्षिण क्यों जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे मंगाना है, कोई यहां से सामान मंगाना है, मान लीजिए कि मंगल ग्रह से मंगाना है, ठीक है ना, कोई सामान मंगाना है, पार्सल मंगाना है, ठीक है, ब्लिंकिट से मान लीजिए मंगाना है, ठीक है। और मैंने लिख दिया 23.5 डिग्री अक्षांश। अब वहां से जो लाने वाला है, अब ये सोचेगा ना कि भाई किस अक्षांश पे 23.5 डिग्री उत्तरी के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, किस अक्षांश पे जाना है। तो यहाँ क्लियर करना जरूरी हो जाता है कि आपको उत्तर में आना है कि दक्षिण में आना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देखेंगे। देखिए, अक्षांश रेखाएं तो बहुत है, सभी के बारे में हम तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन कुछ अक्षांश रेखाएं मेन होती हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, एक तो हो गया ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। इसे हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न कहते हैं। देखिए, ठीक है, ये कर्क रेखा जो है यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है ना। यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्ण हमारे भारत में पैदा हुआ था, इसलिए कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। ये मजाक था। आप सच में पता चला कि आप सबसे जाके कहते फिर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान लोग वहां अस्त्र रखते थे, और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ड्रोन का नाम पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बकवास है, ठीक है। मैं केवल आपको याद रखने के लिए ये बता रहा हूं, ठीक है, सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दो चीजों के बारे में हम जान चुके हैं। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है ना। एक और अक्षांश रेखा है 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री, इसे क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, ठीक है। इसे हिंदी में आर्कटिक वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में
आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब 66.5 डिग्री ऊपर है तो नीचे भी होगा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं इसे, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, CIRCL, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक। अब देखिए, एक सबसे उत्तर में एक बिंदु होता है, पॉइंट होता है, जिसे हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार सबसे लास्ट में एक दक्षिण में पॉइंट है, जिसे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, अक्षांश कहते हैं, ठीक है। इसे दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, साउथ पोल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक, जो हमें आगे चलकर बहुत काम देंगी, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा, और दो चार बार थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। अब कुछ और चीजें हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। उससे पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए, पहले एक बात ये जानिए कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका हम यूज कहाँ करते हैं, क्यों, क्या जरूरत थी इसको खींचने की, ठीक तो जिंदगी चल रहा था, फिर बात का बतंगड़ क्यों बनाना। दरअसल इसका प्रयोग कई चीजों में किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक तो हो गया आपका लैंडमार्क के रूप में, ठीक है, लैंडमार्क के रूप में। जैसे मान लीजिए हमें कोई पार्सल मंगाना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर के आसपास कोई लैंडमार्क होता है, जैसे मंदिर हो गया, ठीक है, या कोई फेमस बिल्डिंग हो गई, या कोई प्ले ग्राउंड हो गया, तो हम उसमें लिख देते हैं कि फला जगह या फला बिल्डिंग के पास या इस मंदिर के पास हमें यह पार्सल चाहिए, ठीक है। तो जिस प्रकार वो लैंडमार्क के रूप में हम किसी बिल्डिंग मंदिर का प्रयोग करते हैं, वही उसी तरह ये भी प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ से, हमें अंटार्कटिका से कोई पार्सल मंगाना है, किससे, ब्लिंकिट से मंगा लेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से ब्लिंकिट से कोई सामान मंगाना है, तो हम क्या लिख देंगे कि हमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे चाहिए, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे चाहिए। तो ये आराम से धूमधाम से लेते आएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। हाँ, ये जरूर है कि यह हो सकता है कि मेरा देश यहाँ पे है और वो ला दिया यहाँ पे, ठीक है, तो इसका भी तोड़ है, और इसका क्या तोड़ है उसको बाद में हम बताऊंगा। पहले आप बस इतना समझिए कि लैंडमार्क के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा, दिन और रात की अवधि जानने के लिए, ठीक है, और रात की अवधि, अवधि का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। अवधि मतलब टाइम का पता लगाने के लिए कि जो दिन होता है वो कितने घंटे का होता है और रात जो होती है वो कितने घंटे की होती है, इसका पता लगाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, देखिए, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें इस पे 0 डिग्री अक्षांश पे लंबवत पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी,
तो पूरे पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होगा, 12 घंटे के दिन होगी और 12 घंटे की रात होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा केवल 2 दिन ही होता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को ही ये 2 दिन होते हैं जिस दिन पूरे पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होती है। ठीक है ना, वो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सूर्य जो होता है वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। ठीक है ना, सूर्य की आभासी गति होती है। आभासी गति का मतलब, देखिए, जब हम ट्रेन में होते हैं तो हम ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं, ट्रेन चल रही होती है, लेकिन जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो सारे पेड़, सारे घर, पहाड़ चलते हुए नजर आते हैं। तो वो जो पहाड़ चल रहे हैं, पेड़ चल रहे हैं, घर चल रहे हैं, वो क्या है? वो आभासी गति हो रही है। ठीक है, ठीक है, वो दरअसल चल हम रहे होते हैं लेकिन लगता है कि पेड़ चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही चलता पृथ्वी है, लेकिन हम मानते हैं कि सूर्य की आभासी गति हो रही है। ठीक है ना, तो सूर्य कभी क्या होता है कि ऊपर जाता है। ठीक है, यहां से ऊपर जाएगा, ठीक, यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहां से जब नीचे आएगा तो एक बार यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, और यहाँ यहाँ आ गया मान लीजिए, और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा तो एक बार यहाँ आएगा। 365 दिन लगते हैं ऊपर नीचे करने में इसको, 365 डेज। ठीक है, 365 डेज ऊपर नीचे करने में इसको लगते हैं, 365 डेज। और थ्री यानी कि यहां से यहां जाने में इसको 6 महीना, और यहां से यहां लाने में 6 महीना। और इन 6 महीनों में 2 बार वो बीच में आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इसी दिन पूरे पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए, जब ये ऊपर आता है तो ऊपर आएगा तो इस क्षेत्र में इसका, ठीक है, तापमान, जब ऊपर आएगा तो इस क्षेत्र में, ठीक है, कर्क रेखा के क्षेत्र में, ठीक है, इसकी जो किरणें होंगी वो लंबवत पड़ेंगी, यानी कि रोशनी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तापमान ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो दिन होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जबकि रातें छोटी हो जाती हैं। ठीक, अब देखिए, जबकि इधर क्या होगा, इसकी जो किरणें होंगी तिरछी पड़ेंगी। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम होगी, लाइट कम आएगा, तापमान कम होगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है कि रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटा हो जाता है। सूर्य की किरणें यहाँ पे ज्यादा पड़ेंगी, ज्यादा पड़ने से दिन लंबा होगा, सूर्य की किरणें यहाँ पे कम पड़ेंगी और कम पड़ने से दिन छोटा होगा। इधर देखिए, जो ये वाला एरिया है, इधर सूर्य की रोशनी आती ही नहीं है। जब सूर्य वहां पहुंच जाता है तो सूर्य की रोशनी इधर आती ही नहीं है, और जब सूर्य की रोशनी इधर नहीं आती है तो यहाँ पे 6 महीने तक लगातार रात हो जाता है। जब तक यह यहाँ पे नहीं आएगा तब तक 6 महीने तक यहाँ पे लगातार रात होता है। ठीक है, और जब सूर्य यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे यहाँ पे सूर्य की रोशनी लगातार 6 महीने तक पड़ती है, तिरछी पड़ती है। ठीक है, 6 महीने तक पड़ती है, इसलिए यहाँ पे 6 महीने तक पूरे दिन रहता है। ठीक, यहाँ पे सूर्य डूबता ही नहीं है, 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक, अब सेम कंडीशन तब होता है जब यहां से यह यहाँ शिफ्ट होती है। यहाँ पे शिफ्ट होगी तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी क्या होगी, ज्यादा पड़ेगी, और ज्यादा पड़ेगी तो मकर रेखा के क्षेत्र में क्या होगा, दिन बड़ा होगा, और दिन बड़ा होगा तो रातें छोटी होंगी। और इधर क्या होगा, सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी तो यानी कि प्रकाश कम पड़ेगा, और प्रकाश कम पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, दिन छोटा होगा और रातें लंबी होंगी। और यहाँ पे क्या होगा, सूर्य की रोशनी पहुंचेगी ही नहीं, और सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो वहां पे क्या होगा, 6 महीने तक लगातार रात होगी। ठीक है, 6 महीने तक लगातार सोचो रात होगी। अब हम लोग सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, कितना मजा आता होगा ना। और यहाँ पे आ जाने के बाद 6 महीने तक लगातार दिन होगा। ठीक है, ये हो गया। एक चीज और आप जानिए कि इनका प्रयोग और कहाँ किया जाता है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। अक्षांश रेखाओं का एक
प्रयोग जलवायु के संदर्भ में किया जाता है। जलवायु, जलवायु के संदर्भ में किया जाता है। क्लाइमेट के, ठीक है, क्लाइमेट के संदर्भ में किया जाता है। CLIMATE, क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट। अब देख, पहले ये जानिए कि क्लाइमेट होता क्या है। देखिए, जो मौसम होता है वह हर घंटे, हर दिन, हर मिनट, हर पल बदलता है। जो हर पल बदल जाए उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो लंबे समय तक रहो, लगभग 30 साल, 40 साल या उससे अधिक समय तक, तो उसे जलवायु कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है, अभी मौसम ठीक है और ठीक 2 मिनट बाद बारिश होने लगे, तो हर 2 मिनट में बदल गया मौसम। अभी ठीक था, 2 मिनट बाद बारिश होने लगा, तो मौसम तुरंत तत्काल बदलता है, खटाक से बदलता है, ठीक है ना। लेकिन जलवायु क्या होता है? जलवायु तुरंत नहीं बदलता है, ठीक। उसको आप मतलब बहुत तो परेशान करेंगे तब बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। वो लंबे समय तक, 30 साल, 40 साल तक सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एरिया है, ठीक है, ये मान लीजिए ये एरिया है, एक ये एरिया है, एक ये एरिया है, ठीक है। अगर इस एरिया में ठंड है, ठीक है, ठंड है, अगर 30 या 40 साल तक लगातार ठंड पड़ रही है, तो हम इस एरिया की जलवायु कैसी घोषित कर देंगे? हम कह देंगे कि इस एरिया की जो जलवायु वो ठंडी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये एरिया है और यहाँ पे 30 साल, 40 साल तक लगातार गर्मी ही गर्मी है और कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तो हम इस एरिया की जलवायु कैसी घोषित कर देंगे? गर्म। हम कह देंगे कि यहाँ का जो क्लाइमेट है या यहाँ का जो जलवायु है वह गर्म है, जबकि यहाँ का ठंड है, ठीक है। तो लंबे समय में जो न बदले उसे हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। जो पल पल बदल जाए उसे हम मौसम कहते हैं, ठीक है। और आप गाना भी सुने होंगे कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, क्योंकि जो राइटर है वो भी जानता है कि मौसम ही खटाक से बदलता है। जलवायु बदलने में तो पता नहीं कितने लोगों का प्यार बदल जाएगा, ठीक है, तो खुद स्वाहा हो जाएंगे, ठीक। तो जलवायु, अब जलवायु लिख नहीं सकता है कि जलवायु की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे। जानता है कि जब तक जलवायु बदलेगा तब तक ये दोनों निपट जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो मौसम लिखा है। तो मौसम क्या होता है? खटाखट बदलता है, तुरंत बदलता है, ठीक ना। अब देखिए, हमें जलवायु का कैसे इसे पता चलता है। सूर्य की जो रोशनी होती है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ती है, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। जबकि इस वाले क्षेत्र में सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है और 6 महीने तक तो पड़ती ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि इस क्षेत्र में पूरा बर्फ जमा होता है, ठीक है। और बर्फ जमा होने के कारण ये एरिया कैसा होता है? ठंडा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, जो वहां का क्लाइमेट है, जो वहां की जलवायु है, वह कैसी है? ठंडी है। और इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि मकर रेखा और कर्क रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसकी जलवायु कैसी है? गर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है। सेम यहाँ पे भी होगा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्लाइमेट होगा, जलवायु होगा, वो ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती ही नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और समझिए आप। इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। ये हो गया 0, ये हो गया 23.5, ये हो गया 66, ये हो गया 23.5, 66, ठीक है। अब हमें जानना है पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध, अर्थ
अर्थ हीट जोन, जोन्स। ठीक है, अब देखिए ताप कटिबंध होता क्या है। पृथ्वी के ताप कटिबंध वे भाग हैं जहां सूर्य की रोशनी अलग अलग मात्रा में पड़ती है, इसलिए वहां का तापमान भी अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी को तापमान के आधार पर अलग अलग भाग में बांटना ही ताप कटिबंध कहलाता है। आप समझिए, ये तो टेक्निकल भाषा है, थोड़ा आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कि यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यह हमारी पृथ्वी है। ये वाला हिस्सा हम कह दिए कि यह ठंडी ठंडा है, ठीक है, ठंडा है। और ये वाला कह दिए कि हम एरिया गर्म है, और ये कह दिए कि हम गर्म प्लस ठंडा दोनों है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ताप कटिबंध कहलाएगा। ठीक है, ये ताप कटिबंध कहलाएगा, हीट जोन कहलाएगा। ठीक है ना, ये ठंडा ताप कटिबंध, ये गर्म ताप कटिबंध, ये ठंडा और गर्म दोनों ताप कटिबंध है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी को तापमान के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटना ताप कटिबंध कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हमारी पृथ्वी पे जो ताप कटिबंध है वो कितने सारे हैं। ये देखिए, ये जो एरिया है 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, इसमें सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पे लंबवत आती है। ठीक है ना, और यहाँ पे तापमान भी इसलिए यहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम उष्ण कटिबंध, कटिबंध टोराइड जोन के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक, अब देखिए 66.5 से 23.5 डिग्री, यानी कि कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त का ये जो क्षेत्र है वो इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, टेम्परेट जोन कहते हैं। और यहाँ का जो तापमान होता है वह ना ही ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है, ठीक होता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पे अब तिरछी होती जाती है। ठीक है ना, सीधी नहीं पड़ती है, लगभग तिरछी होती जाती है। ठीक, सेम नीचे भी बनेगा वही सेम, इसे भी हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध, इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, इसे भी हम टेम्परेट जोन कहेंगे। ठीक, अब देखिए 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है एकदम तिरछी हो जाती है और 6 महीना तो पड़ती ही नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे तापमान जो होता है बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। यहाँ पे ये एरिया फ्रीज का काम करता है। ठीक है ना, आप पानी रखिए वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा एरिया फ्रीजर वाला एरिया। ठीक, तो ये जो है इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, फ्रीज जोन, इसे हम फ्रीज जोन कहते हैं। ठीक है ना, पूरा फ्रीज वाला एरिया है। आप पानी रखिए वो खुद बर्फ बना देगा। ठीक है ना, ना कोई लाइट का इशू, ना कोई ग्लोबल वार्मिंग का इशू। ठीक है, आप केवल पानी डालिए बर्फ। सेम नीचे भी होगा, इसे भी हम शीत कटिबंध कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, फ्रीज जोन। ठीक बालकों, ठीक है,
अब ये हमारा ये जो टॉपिक है पूरा फिनिश हो गया। ठीक, आप लोग को कुछ समस्याएं हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर हम अगले दिन मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।